हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। आज हम आखिरी क्लास में हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के मेंस के PYQs के साथ। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला सवाल है 2019 का ये सवाल। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। एक्सप्लेन हाउ हजार्ड जोनेशन मैपिंग विल हेल्प डिजास्टर मिटिगेशन इन केस ऑफ लैंडस्लाइड्स। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जहां पर ये पूछा गया कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है कि प्रिपेयर करते हो, जो एडवांस आप प्रिपेयर कर लेते हो कि अगर डिजास्टर आए तो हम ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला स्टेप है। और जैसे मैंने बताया था ना कि अर्थक्वेक के लिए हमने सेस्मिक जोन्स में इंडिया को डिवाइड कर रखा है, वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम इंडिया की जो हमने हजार्ड जोनेशन मैपिंग कर रखी है, जहाँ पे हमने इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट हजार्ड्स के बेसिस पे जोन्स में डिवाइड कर रखा है, विल हेल्प डिजास्टर मिटिगेशन इन केस ऑफ लैंडस्लाइड। वो कैसे हमें लैंडस्लाइड के केस में मदद करेगा, ये सवाल है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन देखो। एज पर UNDRR, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रेफर्स टू नॉलेज एंड कैपेसिटी डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या होती है? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होता है नॉलेज और कैपेसिटी। नॉलेज भी चाहिए है ना, आपको इनोवेशन भी करनी पड़ेगी, जैसे हम डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, और हमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये दोनों चीजें कौन कौन, यहाँ पे किस किस के बारे में बात हो रही है? गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इंडिविजुअल्स। तो जो नॉलेज और कैपेसिटी गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स ने डेवलप करी है ताकि वो इफेक्टिवली एंटिसिपेट कर सके। एंटिसिपेट का यहाँ पर क्या मतलब है कि इफेक्टिवली अनुमान लगा सके कि डिजास्टर जो है इतना नुकसान पहुंचा सकता है, और हमें इसके लिए ऐसे ऐसे, देखो, एप्रीहेंसिवनेस या फिर अनुमान के ऊपर ही आप तैयारी कर सकते हो ना डिजास्टर की। तो इफेक्टिवली आप एंटिसिपेट, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप क्या एंटिसिपेट करोगे? मतलब आप एंटिसिपेट भी गलत करोगे। मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के पहले वाले लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि अगर आपने जो आपका ये रेनफॉल थ्रेशहोल्ड है, अगर आपने उसको सही तरीके से उसका अनुमान नहीं लगाया कि भाई इतनी बारिश के बाद भूस्खलन, लैंडस्लाइड होने का डर है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको नॉलेज सही होनी चाहिए ताकि आप इफेक्टिवली एंटिसिपेट कर सके। एंटिसिपेट करने के बाद डिजास्टर आ जाए तो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सके, और फिर उसके बाद आने के बाद आप ढंग से उस डिजास्टर से रिकवर कर सके। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम देखें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले है रिड्यूस ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम ढंग से डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस करते हैं तो हमारा जो नुकसान है जान और माल का, जो लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान है, वो थोड़ा कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो साइक्लोन बिपरजॉय आया था 2023 में, उस टाइम पर 0 कैजुअलिटीज हुई थी, 0 डेथ्स हुई थी, जस्ट बिकॉज आपकी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी थी। मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि आप लॉस ऑफ लाइफ तो फिर भी बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल है कि आप उसे रोक पाए, क्योंकि उस टाइम पर नेचर जो है वो अपना कॉल लेती है। तो ये वाली चीज आप थोड़ा देख सकते हो। हाँ, लोगों को आप इसीलिए बचा सकते हो क्योंकि आप उन्हें पहले ही वहां से जो है कहीं और ले जाते हैं। सेकेंड है स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिटी कैपेसिटी। आप लोकल कम्युनिटीज को ट्रेन करते हैं कि अर्ली रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। जैसे ही कोई डिजास्टर हिट करेगा तो आपने सबसे पहले कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इवैक्यूएशन रूट क्या होगा, मतलब आपको कहां से भागना है एक सेफ जगह के ऊपर, और फिर उसके बाद कौन कौन से सेफ जोन्स हैं। एग्जांपल है आपदा मित्र वॉलंटियर्स, मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में। तीसरा है इनेबल्स अर्ली वार्निंग एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स स्ट्रांग होंगे, उससे क्या होगा, टाइमली डिसीजन मेकिंग करना आसान है। फोर्थ है मिनिमाइजेज इकोनॉमिक डिसरप्शन। इकोनॉमिक डिसरप्शन कैसे मिनिमाइज होएगी? प्लान प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस अच्छे से करते हैं, आपने प्लान सही बना रखे हैं, वेल एग्जीक्यूट करते हैं आप, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिजेस हो गया, रेलवे लाइंस होगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ये सब को आप बचा सकते हैं। और देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंटैक्ट रहता है तो आई वुड से कि रिकवरी आफ्टर द डिजास्टर इज मच मोर बेटर एंड फास्टर। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक डिसरप्शन की बात करें कि तुर्की के अंदर अर्थक्वेक आया था, अभी लेटेस्ट, बहुत टाइम नहीं हुआ अभी, उसकी वजह से उनको जीडीपी में 4% का लॉस हुआ था। लेकिन अगर आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर्डनेस सही रखेंगे, तो आपका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उतना लॉस नहीं होगा। अब आ जाते हैं हजार्ड जोनेशन मैपिंग के ऊपर। वो कैसे हमें लैंडस्लाइड से डील करने में, प्रिपेयर करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले है साइंटिफिक असेसमेंट एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन।
ठीक है, आप साइंटिफिकली असेस कर सकते हो, रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें है जियोलॉजिकल एंड टेरेन एनालिसिस। देखो, सबसे पहले जब हम हजार्ड्स की जोनेशन मैपिंग करते हैं तो हमें पता चलता है जो ढलान है, लैंडस्लाइड की बात हो रही है यहाँ पर, जो ढलान है, जो स्लोप है, उसकी स्टेबिलिटी कितना है, आप उसका एनालिसिस करते हो, है ना। जैसे मैंने बताया है, इफ वी कंपेयर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, स्लोप स्टेबिलिटी हिमाचल में आपको उत्तराखंड से ज्यादा मिलेगी अगर मैं वैसे ज्योग्राफिकली बात करूं। तो स्लोप स्टेबिलिटी की एनालिसिस करते हैं कि जो ढलान है वो कितनी स्टेबल है। अगर वो ज्यादा स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब लैंडस्लाइड बहुत जल्दी आएगा। और अब इस स्लोप की स्टेबिलिटी को, ये जो ढलान है इसकी स्टेबिलिटी कैसे नापेंगे, उसकी सॉइल कॉम्पोजिशन से, वही आप यहाँ पे करते हो, सॉइल कॉम्पोजिशन का एनालिसिस करते हो, जिससे आपको पता चलता है कि जो टेरेन है वो कितना अनस्टेबल है। दूसरा है ड्रेनेज पैटर्न मैपिंग। अब ड्रेनेज पैटर्न का यहाँ पर क्या मतलब है, नदियों से है। अगर ड्रेनेज पैटर्न मैपिंग जब आप करते हो तब आपको पता चलता है कि कौन सी जगहें, कौन सी लैंड वाटर इंड्यूस्ड स्लोप फेलियर के प्रोन है। वाटर इंड्यूस्ड स्लोप फेलियर मतलब जहां पर अगर पानी रिसेगा, बारिश आएगी और नदी और छोटे छोटे नाले वहां से गुजरेंगे, तो उसके अंदर जब पानी रिसता है, सीपिंग होती है, तो जो ढलान है वो गिर जाएगी, वो लैंडस्लाइड आ जाएगा। तो आपको ये पता चलेगा। तीसरा है रॉक स्ट्रक्चर। रॉक स्ट्रक्चर का जब एनालिसिस करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि फ्रैक्चर पैटर्न, जो ब्रेक आ रहे हैं स्लोप के अंदर, जो क्रैक्स आ रहे हैं, उसके बारे में पता चलता है। फोर्थ है डिजिटल एलिवेशन मॉडल। यहां पर आप क्या करते हो, प्रिसाइजली स्लोप का, जो ढलान है उसका एंगल मेजर करते हो ताकि आप रिस्क कैलकुलेट कर पाओ। आपको अगर ये पता चल जाए कि अगर ये पहाड़ है, इसकी लैंडस्लाइड ये इस एंगल से स्लाइड करने वाला है, आप रिस्क असेस कर पाओगे प्रॉपरली, तो यहां पर आप ये करते हो। उसके बाद है मल्टी पैरामीटर रिस्क इवैल्यूएशन। मल्टी पैरामीटर रिस्क इवैल्यूएशन में सबसे पहली चीज है रेनफॉल थ्रेशोल्ड मैपिंग, वही वाली चीज जो मैंने आपको बताई है। यहां पर आप अनुमान लगाएंगे कि इतनी बारिश के ऊपर लैंडस्लाइड होने का पूरा पूरा चांस है। एस्टैब्लिश प्रेसिपिटेशन लेवल्स कि इतने मिलीमीटर की बारिश के ऊपर लैंडस्लाइड ट्रिगर हो जाएगी। दूसरा है सेस्मिक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ये भी बड़ी जरूरी है। लैंडस्लाइड सिर्फ बारिश की वजह से तो नहीं आती, अर्थक्वेक अगर आता है तब भी लैंडस्लाइड हो सकती है। तो अब यहां पर आप ये देखेंगे कि सेस्मिक वल्नरेबिलिटी, अर्थक्वेक से वल्नरेबिलिटी उस लैंड की कितनी है। तीसरा है लैंड यूज चेंज एनालिसिस। लैंड यूज, अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम ये अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा जो लैंड यूज है वो बदलता जा रहा है। हम ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करने लग गए हैं, चाहे वो हम डेवलपमेंट के पर्पज से करें या एग्रीकल्चर के पर्पज से या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो आप उसको एनालाइज करेंगे। पहले भी बताया गया है। अब यहाँ पर लैंड यूज की क्यों बात हो रही है, पेड़ कटेगा तो वो जो उसकी रूट की होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की, वो खत्म हो गई। पहले तो रूट्स ने, जड़ों ने पकड़ा हुआ था, पेड़ की जड़ों ने उस मिट्टी को, लेकिन अगर वो पेड़ काट दिए तो जड़ें हट गई हैं। इसके बाद लैंडस्लाइड का आ जाना और आसान है, क्योंकि अब जड़ों ने या किसी चीज ने उनको इकट्ठे होल्ड नहीं कर रखा। फोर्थ है हिस्टोरिकल लैंडस्लाइड इन्वेंटरी। ये है कि लर्न फ्रॉम द पास्ट, तो आपने एक इन्वेंटरी बना रखी है कि आप जो पास्ट इवेंट्स से सीख ले। ठीक है, इसके बाद है मिटिगेशन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलपमेंट। आप यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग नेटवर्क आपने बना रखा है। कम्युनिटी बेस्ड वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश्ड इन उत्तराखंड आफ्टर 2013 केदारनाथ फ्लड्स। 2013 में जो चोराबारी ग्लेशियर टूटा था और जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसकी वजह से केदारनाथ में फ्लैश फ्लड्स आए थे 2013 में। उसके बाद से कम्युनिटी बेस्ड आपकी वार्निंग सिस्टम्स बना दिए गए कि लोगों को ही पता चलना चाहिए, सबसे पहले वो ही वार्निंग दे दें आसपास। तीसरा है मोबाइल अलर्ट सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको, मुझे या फिर नॉर्मल लोगों को मैसेजेस के थ्रू ही पता चलता है कि आज मौसम खराब होने वाला है या फिर ये हो सकता है, तो मोबाइल अलर्ट सिस्टम्स। एंड फोर्थ इज इवैक्यूएशन रूट प्लानिंग। जब भी डिजास्टर आने वाला होता है, आपको सबसे पहले तो इवैक्यूएशन रूट, आपको पता है लैंडस्लाइड के साथ मेजर प्रॉब्लम ये है कि वो रास्ते रुक जाते हैं। तो रास्ते रुक जाते हैं तो आपको पता है कितना ट्रैफिक जैम होता है पहाड़ों पर। तो इवैक्यूएशन रूट आपको प्लान करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है तो सेफ जोन्स कौन से हैं जहां से आप लोगों को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। यहां पर आप कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस देते हैं फॉर बिल्डिंग्स इन लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज, जो कि आपको लगता है कि जो एरियाज लैंडस्लाइड से ज्यादा वल्नरेबल हैं वहां पर आप बिल्डिंग्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सेकेंड है रोड अलाइनमेंट प्लानिंग अवॉइड्स अनस्टेबल स्लोप्स। अच्छा, एक चीज यहाँ पर याद रखना, कभी कभार जब सड़कें बनती है पहाड़ों पर, अगर आपने उसको स्लोप और ढलान के अकॉर्डिंग उसकी अलाइनमेंट नहीं करी है, तब भी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। अगर आपको, मैंने बोला है एफॉरेस्टेशन का सबसे अच्छा फायदा क्या है, नेचुरली रूट्स जो हैं
सॉइल को, मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। तो अगर आपको नेचुरल स्टेबिलिटी टेरेन की, स्लोप की इंक्रीज करनी है तो एफॉरेस्टेशन इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। नेक्स्ट है नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग। वही जैसे हमने सेस्मिक जोन बना रखे हैं वैसे लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी जोन्स बना दो कि जहां जहां पर आपको लगता है लैंडस्लाइड की वल्नरेबिलिटी ज्यादा है उसी के अकॉर्डिंग आप डेवलपमेंट प्लान करेंगे, है ना। आप अंधाधुंध सारी जगह एक जैसा नहीं बना देंगे। वैसे भी नेचर में वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच बिल्कुल नहीं चलती अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट के साथ सिंक में अगर चलना है। नेक्स्ट इज पॉलिसी इंटीग्रेशन, ये तो हम करना ही है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है 2005 का। बिल्डिंग कोड्स मैंने बता चुकी हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से इवेंट के बाद बिल्डिंग कोड्स आए थे। एंड तीसरा है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रिस्क जोन। रिस्क जोन एक बार बन जाएंगे तो उसके बेसिस पे आप इंश्योरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो कि उसका अगर नुकसान होता है तो कितना प्रीमियम मिलेगा। अब अगर कंक्लूजन की बात करें, देयरफॉर हजार्ड जोनेशन मैपिंग ट्रांसफॉर्म डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव अप्रोच। बिल्कुल सही बात है। अगर आप पूरे देश को हजार्ड जोनेशन मैपिंग उसकी कर देते हैं कि ये वाला जो है ये हाई रिस्क जोन है, ये लो रिस्क जोन है, ये मीडियम रिस्क जोन है, तो इसका मतलब आपने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिएक्टिव नहीं रखी कि आप डिजास्टर आने का वेट कर रहे हैं और सिर्फ रिस्पॉन्ड या रिएक्ट कर रहे हैं। आपने प्रोएक्टिवली एक मैपिंग करके अपना डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग प्लान किया, आपने प्रिपेयर्डनेस प्लान उसी के अकॉर्डिंग प्लान किए, तो आप रिएक्टिव से प्रोएक्टिव अप्रोच पे शिफ्ट हो रहे हैं। इनेबलिंग एविडेंस बेस्ड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। एविडेंस क्यों? क्योंकि आप पहले ही मैपिंग करके ये बता चुके हैं कि ये रिस्क प्रोन जोन है, तो अब अगर हमें मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बना रही है, हमारे पास ये एविडेंस है कि भाई यहाँ का जो सॉइल कॉम्पोजिशन है यहाँ पर ये वीक है, यहाँ पर लैंडस्लाइड जल्दी आएगा, ये यहाँ पर ज्यादा पेड़ कटे हैं ये होगा, यहाँ पर ढलान ऐसी है तो ये होगा। तो आपके पास एविडेंस बेस्ड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनाने का एक पूरा चांस है। नेक्स्ट सवाल देखो, 2019 का ये सवाल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। वल्नरेबिलिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर इंपैक्ट एंड इट्स थ्रेट टू पीपल। कह रहे वल्नरेबिलिटी कि कितना खतरा है। वल्नरेबिलिटी कह रहे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगर हमें ये देखना है कि डिजास्टर का इंपैक्ट कितना पड़ने वाला है और लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है। हाउ एंड इन व्हाट वेज कैन वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर बी कैरेक्टराइज्ड। कह रहे कितने तरीकों से आप वल्नरेबिलिटी को कैरेक्टराइज कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी विद रेफरेंस टू डिजास्टर्स बताने हैं। 10 नंबर का सवाल है, सीधा सीधा टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी पूछा हुआ है। अब यहाँ पे पहले वल्नरेबिलिटी डिफाइन करते हैं। वल्नरेबिलिटी होती क्या है? देखो, वल्नरेबिलिटी रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ susceptibility and inability of a community to withstand disaster impact। vulnerability मतलब कितना नुकसान पहुंचाने का उसके अंदर आई वुड से कितना चांस है ना, कितना उसके अंदर कैपेबिलिटी है एक डिजास्टर के अंदर, द कैपेबिलिटी ऑफ अ डिजास्टर कि वो कितना थ्रेट, कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और वल्नरेबिलिटी क्या है कि एक कम्युनिटी की, एक समाज की, एक कम्युनिटी की, एक जगह की कितनी डिग्री ऑफ इनएबिलिटी है कि हम उस डिजास्टर के थ्रेट को झेल नहीं सकते, ये वल्नरेबिलिटी है। रीसेंट स्टडी शो करती है कि 74% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर मल्टी हजार्ड प्रोन, कि इंडिया के 74% डिस्ट्रिक्ट्स मल्टी हजार्ड प्रोन है। मतलब सिर्फ एक डिजास्टर से नहीं, वहां पर मल्टीपल डिजास्टर्स और हजार्ड्स आ सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वल्नरेबिलिटी का, दैट इज फिजिकल वल्नरेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, प्लानिंग नहीं है, कंस्ट्रक्शन पुरानी है, तो बिल्डिंग, रोड, यूटिलिटीज जो कि हजार्ड प्रोन एरियाज में लोकेटेड है। अभी भी आप देखो फ्लड्स आ रखे हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, आप देखिए सड़कों का हाल देख लें, बड़े बड़े हाईवेज, ब्रिजेस का हाल देख लें। तो बिल्डिंग, रोड्स और यूटिलिटीज हजार्ड प्रोन एरियाज में, इससे हमें पता चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वल्नरेबल है। जब गुजरात का अर्थक्वेक आया था 2001 का, तो पुअर कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स जो हैं उन्होंने एम्पलीफाई कर दिया था कैजुअलिटी। ये मैंने आपको पहले दिल्ली का भी एग्जांपल दिया था। अगर आप कंस्ट्रक्शन और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट टू डिजास्टर नहीं है तो पक्का ऐसा होगा कि कैजुअलिटी का रिस्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उतना ज्यादा आई वुड से उतनी कैपेसिटी ही नहीं है उस डिजास्टर को झेलने की। दूसरा है मुंबई के फ्लड्स, ये 2005 के वो मीठी रिवर वाले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2005 पता नहीं 7 में जो मीठी रिवर की वजह से मुंबई फ्लड्स आए थे, इससे हमें पता चला था कि हमारा ड्रेनेज
सिस्टम कितना इनएडुकेट है, ऊपर से कोस्टल लोकेशन तो चलो मुंबई की है ही, लेकिन अगर आपको पता है वो कोस्टल लोकेशन है तो आपको ड्रेनेज उतना ज़्यादा एफिशिएंट रखना पड़ेगा, जो कि नहीं है। तीसरा है 58% ऑफ इंडियाज लैंड मास फेसेस अर्थक्वेक रिस्क ऑफ वेरिंग इंटेंसिटीज। ये हमें पता ही है, इंडिया वैसे भी 6 सेस्मिक जोन्स में बटा हुआ है। 58% इंडिया का जो लैंड मास है वो डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज के अर्थक्वेक के साथ वहां पर वल्नरेबिलिटी उसकी है। अब आ जाते हैं ज्योग्राफिक फैक्टर्स पे। ज्योग्राफिक फैक्टर्स में टोपोग्राफी होगी, जियोलॉजी एंड लोकेशन स्पेसिफिक रिस्क, जैसे कि हिमालयन रीजन हमें पता है 6th जोन में, जो कि क्रिटिकल जोन है सेस्मिक एक्टिविटी के लिए, आपको पता ही है हाई सेस्मिक जोन है। क्यों? एक्टिव टेक्टोनिक बाउंड्रीज है। एक्टिव टेक्टोनिक बाउंड्रीज क्यों? मैंने आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाया था कि जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी मूवमेंट में है, यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है, इसीलिए, और जहां पर ये दोनों आपस में टकराते हैं ना, वहीं पर न्यू फोल्ड माउंटेन्स हिमालयाज का राइज होता है, और इसीलिए हिमालयस की हाइट भी बढ़ रही है और नए नए फॉर्मेशन भी होती जा रही है, जिसकी वजह से हिमालयन रीजन हाई सेस्मिक जोन में आता है। फिर है कोस्टल एरियाज, बता चुकी हूँ, ओडिशा हो गया, बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे साइक्लोन, सुनामी, इन सब के थ्रेट आते रहते हैं। अब आ जाओ सोशल वल्नरेबिलिटी। सोशल वल्नरेबिलिटी में है सबसे पहले डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स। डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है यहाँ पे कि उम्र हो गई, जेंडर हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, ये तीनों चारों चीजें ना अफेक्ट करती हैं कि एक इंसान जो है वो रिस्पॉन्स कैसे करने वाला डिजास्टर से, है ना। बिल्कुल यही होता है कि हमें लगता है यार बच्चे, बूढ़े, औरतों को बचा लें या फिर डिसेबल को बचा लें, यही वाली चीज है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, 70% डिजास्टर कैजुअलिटी जो डेथ होती हैं वो वुमन और चिल्ड्रन की होती हैं। एल्डरली पॉपुलेशन के साथ और डिसेबल के साथ यही है, उनका मोबिलिटी कंस्ट्रेंट है, मतलब वो उतनी जल्दी भाग नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। और तीसरा है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं और जो एंशिएंट लोग हैं उनका बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को, उनके पास ऐसा नॉलेज सिस्टम है कि उनको पता है कि कैसे रेजिलियंस टू द डिजास्टर बढ़ानी है। देन देयर इज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। इनकम बेस्ड, हमारे यहाँ पे बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज, 68.8% रूरल पावर्टी जो है वो डिजास्टर प्रोन स्टेट्स में रहती है। तो अगर जितना डिजास्टर का नुकसान होगा वो देख लो इकोनॉमिकली उसका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। यहाँ पे लाइवलीहुड की डिपेंडेंसी, एग्रीकल्चर वगैरह हो गया। अब जो साइक्लोन एम्फन आया था 2020 में, 13 मिलियन फार्मर्स को उसका नुकसान पहुंचा था एग्रीकल्चर और फिशिंग के चक्कर में। और इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी तो बिल्कुल है ही है, इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन होता है, वो वेस्टर्न घाट्स की डिफॉरेस्टेशन हो, मैंग्रोव्स की डिस्ट्रक्शन हो, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी बिल्कुल पड़ता है। असम में देख लो एनुअली फ्लड वल्नरेबिलिटी कितनी ज्यादा है, और असम की एनुअल फ्लड वल्नरेबिलिटी से हमेशा हमें याद आता है, अगर आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं थी, काजीरंगा जो है हर बार डूबता है, ये आपने जरूर न्यूज़पेपर में द हिंदू में पढ़ा होगा। और काजीरंगा डूबता है, और काजीरंगा में क्या है, वन हॉर्न राइनोसेरोस, वन हॉर्न राइनोसेरोस। तो अल्टीमेटली फौना को भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वल्नरेबिलिटी एटलस, ठीक है, एक एटलस बना हुआ है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, एनडीएमए का, वल्नरेबिलिटी एटलस की कौन सी जगहें ज्यादा वल्नरेबल हैं टू द डिजास्टर्स, उसको आपको कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट के साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए अगर आपको सही से वल्नरेबिलिटी जो है उसे असेस करना है। ठीक है, ये थे आपके आज के 2 सवाल। टुडे डिजास्टर मैनेजमेंट इज ओवर। अगर हम बात करें, अभी तक हम इन्वायरमेंट, सोसाइटी सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी वो थोड़ी सी लंबी होगी। अब जो है थोड़ा सा 3-4 घंटे की वीडियो आया करेगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोज में हम एक सब्जेक्ट खत्म कर लें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, विल मीट इन दी नेक्स्ट सेशन।